क्या आपको पता है कि दिन और रात क्यों होते हैं, या फिर ये जो सीजन्स होती हैं ये कैसे होती हैं? कभी ठंड और कभी गर्मी क्यों होती है? मैं सिन गुप्ता आपको पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी एनटीपीसी के लिए। चलो आज हम लोग बात करते हैं इन दो पहलुओं पे। सबसे पहला पहलू हमारा ये रहेगा, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी पृथ्वी पे दिन और रात क्यों होते हैं। दूसरा ये जानने की कोशिश करेंगे कभी ठंड तो कभी सर्दी क्यों होती है। और तीसरा हम साथों साथ यही भी जानने की कोशिश करेंगे कि कभी दिन लंबा, कभी रात छोटी, कभी रात बड़ी, कभी दिन लंबा, ये दोस्तों क्यों होता है। यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा दिन बहुत लंबा होता है और कभी कभी आपने देखा होगा रात बहुत लंबी होती है। तो इसके पीछे का क्या कारण है, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलो मेरे साथ बने रहो, पूरी वीडियो देखो, बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, अगर मेरा आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो मैंने आपको बताया था जो अर्थ का दोस्तों मोशन है, जो गति है अर्थ की, वह दोस्तों दो प्रकार की होती है। ठीक है, अर्थ ऑफ मोशन जो होता है, मोशन ऑफ जो अर्थ है वह दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक को तो हम कह देते हैं रेवोल्यूशन, क्या बोल देते हैं, रेवोल्यूशन। अगर कोई मेरा हिंदी भाषी मित्र है तो बिल्कुल भी घबराएगा नहीं। यहाँ पे जो मैंने पीपीटी बनाई है हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाई है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वह भी आपको हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ। मोशन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की गति। तो पृथ्वी दोस्तों दो प्रकार से गति करती है। एक गति को तो रेवोल्यूशन कहते हैं और दूसरी गति को हम लोग दोस्तों कह देते हैं रोटेशन। क्या बोल देते हैं हम लोग, आपका रोटेशन। अब देखो, ये जो आपका रोटेशन है, आप लोग हमेशा याद रखना, जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रोटेशन। आपको अच्छी तरीके से पता होगा, पृथ्वी दोस्तों अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। पृथ्वी किस रोटेट करती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। इसको हम लोग बोल देते हैं रोटेशन। और पृथ्वी, आपको यह भी अच्छी तरीके से पता होगा कि जो पृथ्वी होती है वह सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। इसे हम लोग कह देते हैं दोस्तों रिवोल्यूशन। क्या बोल देते हैं, रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन पृथ्वी का दोस्तों सन के चारों तरफ घूमना कहलाता है और रोटेशन पृथ्वी का अपनी एक्सिस पे घूमना कहलाता है। अब देखो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात, ये जो रोटेशन है, ये जो आप देख पा रहे हो रोटेशन है, इसी की वजह से संभव हो पाता है डे एंड नाइट। आप जो दिन और रात देखते हो ये पृथ्वी के रोटेशन के कारण की ही वजह से होते हैं। तो पृथ्वी का जो रोटेशन होता है उसी की वजह से आपको दिन और रात देखने को मिलते हैं। और पृथ्वी का जो रिवोल्यूशन होता है इसी की वजह से आपको पृथ्वी पे सीजन देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, पृथ्वी जो हमारी रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, इसी की वजह से हमारी इस पृथ्वी पे सीजन्स होती हैं। देखो कैसे, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि रोटेशन की वजह से किस तरीके से डे एंड नाइट होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं अभी आपको डायग्राम दिखाऊंगा जो मैंने आपको कल भी दिखाया था। ये आप पूरा डायग्राम देख सकते हैं, ये आपको पूरा डायग्राम दिख रहा होगा। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो सन है, ठीक है, इस सन की जो लाइट है दोस्तों वो यहाँ पे आ रही है, पृथ्वी के इस हिस्से पे आ रही है। लेकिन पृथ्वी क्या करती है, लगातार रोटेट होती रहती है। तो अभी तो पृथ्वी का आप लगा लीजिए ये वाला हिस्सा सामने है सूर्य के, लेकिन कुछ ही सेकंडों के बाद पृथ्वी का ये वाला हिस्सा भी सामने होगा सूर्य के। तो जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है उस पर लाइट रहती है, उस पर दिन रहता है। और जो हिस्सा सन के पीछे, ये जो हिस्सा पृथ्वी के पीछे वाला पार्ट होता है, यानी कि जिस पे कि आप देख पा रहे हो सन की लाइट नहीं पहुंच पा रही है। सन की लाइट कहाँ पहुंच पा रही है, जो दोस्तों पृथ्वी का आगे वाला हिस्सा है, लेकिन जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पे सन की लाइट नहीं पहुंच पाती, इसलिए वहाँ पे रहती है रात। लेकिन कुछ समय के बाद होता क्या है, ये पार्ट जो कि अब तक सन के सामने नहीं था, अब ये सामने आ जाता है, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी लगातार अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, पृथ्वी का जो ये वाला पार्ट है ये आएगा आप सन के सामने, तो यहाँ पर दोस्तों डे हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। लेकिन फिर से क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ये फिर से छुप जाएगा और ये वाला पार्ट फिर सामने आ जाएगा, तो यहाँ पे डे हो जाएगी, यहाँ पे नाइट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी हिस्सा सन के सामने रहता है उसमें दिन होता है, और जो सन के पीछे रहता है, जो छुप जाता है हिस्सा, उसमें रात रहती है। होता क्या है कि पृथ्वी हमारी लगातार रोटेट कर रही है, तो लगातार रोटेट करने की वजह से कभी एक हिस्से पे दिन और रात रहती है, एक हिस्से पे दिन होता है, दूसरे हिस्से पे रात रहती है। कभी जिस हिस्से पे अभी रात है उस हिस्से पे दिन हो जाता है, और जिस हिस्से पे अभी दिन था उस हिस्से पे रात हो जाती है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब देखो, आज हमें जो मैटर समझना है पूरा, ये समझना है रिवोल्यूशन का। ठीक है, रिवोल्यूशन का देखो, ये जो पूरा क्रांतिकारी डायग्राम मैंने बना रखा है, ये आपने कई सारी किताबों के अंदर एज इट इज दिया हुआ रखा होगा। ठीक है, आपको बहुत सारी किताबों में ऐसा ही मिलेगा ये, लेकिन इसको समझने के लिए ना अपन अलग टेक्निक से समझेंगे। पहले अपन लोग अलग तरीके से समझते हैं इसे, क्योंकि हमें यह बहुत ही आसानी से समझना है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से। तो देखो समझते हैं, चलो मेरे साथ में। देखो ये है अपने पास
आपको मैंने कल पढ़ाया था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो ऐसा मैं होप करता हूं कि आपने वह वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वह वाली वीडियो देखिए। अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है और आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी या फिर आपको इस स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ने आया फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो देखो ये रही एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। देखो ये जो लाइन है दोस्तों, इसे मैं लिख देता हूँ 33.5 डिग्री नॉर्थ। और आपको पता है 33.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से। इसे बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब दोस्तों अगली लाइन हमारे पास ये है 0 डिग्री पे, जैसे हिंदी में कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग से, भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटोरियल लाइन। अब यहाँ पे जो लास्ट वाली लाइन है से कहते हैं 33 डिग्री 33.5 डिग्री आपका साउथ। ठीक है, ये दोस्तों आपका कहाँ पर होता है, इस लाइन को 33 डिग्री हाफ 33.5 डिग्री साउथ कहते हैं। और ये जो दोस्तों पोजीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो आपको अच्छी तरीके से पता है 33.5 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग कहते हैं दोस्तों इक्वेटर। और जो आपका 33.5 डिग्री साउथ है उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ध्यान देना आप लोग मेरे साथ, अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझोगे। देखो सबसे पहले अगर स्टार्टिंग की जाए बात करना दोस्तों अर्थ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो अर्थ और मून का रिलेशनशिप अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपका सन होता है दोस्तों, क्या होता है, जो आपका सन होता है वह ठीक 21 मार्च के लिए, कितनी तारीख के लिए, 21 मार्च के लिए आपका लाई करता है दोस्तों इक्वेटर के ऊपर। कहाँ लाई करता है ये, इक्वेटर के ऊपर। तो आपको याद रखना है 21 मार्च जो कि है दोस्तों, ये मैं एक बार रेस कर देता हूँ जिससे आपको और अच्छे समझा पाऊँ मैं। चल भाई तू भी रेज हो जा। देखो 21 मार्च के लिए जो आपका सन होता है दोस्तों ये होता है यहाँ पे। ठीक है, सन कहाँ होता है, इक्वेटर पे। इसी वजह से सन की जो लाइट होती है वो पृथ्वी के इक्वेटर वाले भाग पे पड़ती है। कहाँ पड़ती है, इक्वेटर वाले भाग पे पड़ती है। ठीक है, फिर क्या होता है आपको पता होगा अच्छी तरीके से, जब दोस्तों जून आ जाती है, ठीक है 21 जून आ जाता है, 21 जून आ जाती है, तब जो सन होता है वह आपका दोस्तों लाई करता है 33.5 डिग्री नॉर्थ पे। कहाँ लाई करता है, 33.5 डिग्री नॉर्थ पे। ठीक है, इसके बाद जब सितंबर आ जाता है तो जो सन होता है वह फिर से आ जाता है आपका 0 डिग्री पे यानी कि इक्वेटर पे। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो आपका दिसंबर आता है 22 दिसंबर, तो यहाँ पे जो सन होता है यह आपका आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। कहाँ पे आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो आपको पूरे साल में ध्यान रखना है 21 मार्च को जो सन की लोकेशन होती है ये होती है दोस्तों इक्वेटर पे। इसीलिए यहाँ पे आप लोग देखोगे 21 मार्च पे इक्वेटर पे लाइट पड़ती है। दैट्स वाई होता क्या है, आपका जो नदर्न हेमिस्फीयर है और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे आप लोग देखोगे जो जो दोस्तों डे एंड नाइट होता है वह बराबर का होता है। यानी कि न दिन बड़ा होता है न रात बड़ी होती है, दिन भी और रात भी दोनों एक समान होते हैं क्योंकि लाइट कहाँ पड़ रही है, इक्वेटर पे पड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सदर्न हेमिस्फीयर जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ दोनों पे जो दिन और रात की लंबाई होती है वह एक बराबर होती है। लेकिन फिर क्या होता है, ये जब हमारा पृथ्वी आगे बढ़ती है, जब सन आगे बढ़ता है, हमारी पृथ्वी सन के सापेक्ष में आगे बढ़ती है, तो जो सन होता है यह आपका 21 मई के लिए पड़ता है दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे यानी कि 33.5 डिग्री नॉर्थ पे। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ने की वजह से जो सीधी सीधी लाइट पड़ती है सन की वह पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस गोलार्ध में आता है, आपको अच्छे पता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है। इसी वजह से जो उत्तरी गोलार्ध होता है वहाँ पर गर्मी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ठंड होती है। मैंने आपसे क्या बोला, जो नदर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें दोस्तों गर्मी होती है क्योंकि सन सीधी सीधी लाई कर रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका किस हेमिस्फीयर में आता है, ये आता है आपका दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता होगा, ये आता है आपका नदर्न हेमिस्फीयर में। इसीलिए जो नदर्न हेमिस्फीयर होता है इस टाइम पे वहाँ पे गर्मी रहती है और आपका सदर्न हेमिस्फीयर में ठंड रहती है। आपको अच्छी तरीके से पता होगा अपने यहाँ क्या चल रही है, अभी मई चल रही है। ठीक है,
और हमारे यहाँ पे क्या है, आप लोग देख सकते हो पारा जो है वह 45-46 डिग्री तक जा रहा है। क्यों? इसका रीज़न ये है दोस्तों कि जो अभी सन की जो विशेष कृपा है ये हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे बनी हुई है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोस्तों किस हेमिस्फीयर में आता है आपका, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये आपका आता है दोस्तों नदर्न हेमिस्फीयर में। और इंडिया भी किस स्फीयर में लाई करता है, इंडिया भी नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और जो 33.5 डिग्री है यहाँ पर एक्सटेंड होता है इंडिया का। इंडिया कहाँ से एक्सटेंड होता है आपको अच्छी तरीके से पता है, इसके एक्सटेंशन में मैं आपको पढ़ाऊँगा। 33.5 डिग्री भी आता है। तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वहाँ पे सूर्य दोस्तों आ जाता है 21 जून के लिए। इसी वजह से इस रीजन में बहुत गर्मी रहती है और जो सदर्न हेमिस्फीयर वाला रीजन होता है उसमें ठंड रहती है। अब आपको यहाँ पर एक बात और जान लेनी चाहिए, वो ये है कि 21 तारीख के लिए दोस्तों जो दिन होता है वह बहुत लंबा होता है, क्योंकि सी लाइट पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और जो रात होती है वह छोटी होती है। लेकिन अगर बात की जाए आपकी सदर्न हेमिस्फीयर की 21 जून के लिए, तो वहाँ पे कंडीशन नदर्न हेमिस्फीयर से बिल्कुल उल्टी होती हैं। अपने यहाँ तो गर्मी चल रही होती है लेकिन वहाँ पे ठंड चल रही होती है। ठीक है, अब ये मून क्या करेगा, अब ये सन क्या करेगा आपका दोस्तों, आपका आगे चल के, यानी कि आपकी बात की जाए तो 23 सितंबर के लिए ये फिर से आ जाएगा इक्वेटर पे। कहाँ पे आ जाएगा? इक्वेटर पे। अभी जब इक्वेटर पे आ जाएगा तो आपको पता है फिर से वही सीन होगा, रात और दिन बराबर के हो जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, ये टहलते टहलते जब तक 22 दिसंबर आएगी तब तक ये पहुंच जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, जिसकी वजह से होगा क्या कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको अच्छी तरीके से पता होगा सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में दोस्तों अब क्या होगी, आपको अच्छी तरीके से पता है गर्मी होगी, और नदर्न हेमिस्फीयर हमारे यहाँ क्या होगा, ठंड होगा। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि दिसंबर में हमारे यहाँ क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। एक चीज़ अच्छी तरीके से जान लो, हम लोग भैया किस हेमिस्फीयर में लाई करते हैं, अपन लोग लाई करते हैं नदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ लाई कर रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस हेमिस्फीयर में आता है, सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर होगा वहाँ पे अब गर्मी होगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधे सीधे वहाँ पे पहुँच रहा है। लेकिन जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर सीधे सीधे प्रकाश नहीं पहुँच रहा, कुछ स्लैंटिंग कुछ तिरछी रेस पहुँच रही है, इसकी वजह से वहाँ पर क्या पड़ेगी, अब ठंड पड़ेगी। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि 22 दिसंबर के लिए आपका जो रात होती है दोस्तों वह बहुत ज़्यादा लंबी होती है, और जो दिन होता है आपका बहुत ज़्यादा छोटा होता है। आपको ये बात समझ में आई होगी। देखो आपने वैसे भी जनरल एक्सपीरियंस किया होगा कि जब गर्मियाँ आती हैं तो दिन लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं। और आपने ठंडों में एक्सपीरियंस किया होगा कि जब ठंडें आती हैं तो रातें आपकी लंबी हो जाती हैं, दिन आपके छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस लॉजिक से समझ सकते हो। एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ आपको, फिर से ध्यान दो। जब अगर हम स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, ईयर की, तो सबसे पहले जब हम देखते हैं मार्च के अंदर, तो मार्च के अंदर जो सन होता है वह ठीक ठीक उसकी लाइटें पड़ रही होती हैं इक्वेटर के ऊपर। किसके ऊपर पड़ रही होती है? इक्वेटर के ऊपर। इसी वजह से दिन और रात आपको देखने को मिलेंगे मार्च के महीने में बराबर के होते हैं। ना दिन बड़ा होता है, ना रात बड़ी होती है, लगभग लगभग ऑलमोस्ट सेम टू सेम होते हैं। फिर आपका जैसे ही आ जाती है दोस्तों यहाँ पर, जैसे ही सनलाइट कर जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कब लाई करता है? 21 मई के लिए। तो यहाँ पे आप जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस गोलार्ध में आता है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में आता है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध जो होता है वहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधे सीधे पहुँचता है। इसी वजह से वहाँ भीषण गर्मी पड़ती है, जैसे कि हमारे यहाँ पड़ रही है इस समय। और जो सदर्न हेमिस्फीयर होता है वहाँ पे दोस्तों ठंड रहती है। अब यहाँ पे सीधे रेस पहुँच रही है, तो आप समझ सकते हो कि नदर्न हेमिस्फीयर दिन लंबा होगा, और दोस्तों आपका जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे दिन छोटा होगा। और हमारे यहाँ पे रातें छोटी होंगी, वहाँ पे रातें लंबी होंगी सदर्न हेमिस्फीयर पे। अब यहाँ पे मैंने आपसे बात की कि जब दोस्तों और टाइम बढ़ता है, यानी कि 23 सितंबर आ जाता है, तो होता क्या है कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक चीज़, और वो ये देखने को मिलेगी कि जो सन है वो आ गया है 23 सितंबर के लिए दोस्तों आपका इक्वेटर पे। फिर से वही सीन होगा, दिन रातें बराबर की होने लगेंगी। लेकिन जैसे ही ये कुछ समय पश्चात आ जाएगा आपका 22 दिसंबर के लिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, यानी कि आपका आ जाएगा ये दोस्तों सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में इसकी प्रकाश सीधे पहुंचेगा, आप सूर्य का सीधे पहुंचेगा, तो वहाँ पे गर्मी होगी और ऊपर ठंड होगी। आई होप गाइस आपको ये बात समझ में क्लियर होगी। इसका चाहो तो दोस्तों बना लो, ऐसा डायग्राम मिलना बहुत मुश्किल है, आपको हर किताब में ऐसा मिल जाएगा। अब देखो इसमें भी वही देखो दिया हुआ है, आप अगर देखने की कोशिश करोगे तो आप लोग अगर 21 जून की बात करते हो, जिसे हम लोग कहते हैं समर सॉलिस्टिस। ठीक है, इस समर सॉलिस्टिस एक ऐसी घटना होती है जिसमें दिन बहुत लंबा होता है, रातें छोटी होती हैं। तो यहाँ पे जो सूर्य है उसका आप देख रहे होगे सी लाइट जो है ना, देखो एक चीज़ आप समझ लो, 21 जून के लिए जो नदर्न हेमिस्फीयर होता है वह हल्का सा सन की तरफ झुका हुआ होता है। अब जब नदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ हल्का सा झुका हुआ है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध सन की तरफ झुका हुआ है, तो उसके लिए जो लाइट है ना दोस्तों वो ज़्यादा रिसीव होंगी, उसके पास लाइटें ज़्यादा आएंगी। अब जब लाइट ज़्यादा आएंगे तो आप इजीली समझ सकते हो कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। अब जो सदर्न हेमिस्फीयर है जो आप देख सकते हो हल्का सा बाहर निकला हुआ है, यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर थोड़ा आगे आया हुआ है, सदर्न हेमिस्फीयर थोड़ा पीछे गया हुआ है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में लाइटें कम पड़ेंगी और लाइटें पड़ेंगी तिरछी, जिसकी वजह से वहाँ पे इतनी भीषण गर्मी नहीं पड़ेगी, इवन वहाँ पे ठंड रहेगी। अब ये आपकी बात हो गई 21 जून की।
ठीक है। फिर आपका सन क्या करेगा दोस्तों, 21 जून के बाद ये आ जाता है आपका सितंबर में, ठीक है, 22 सितंबर के लिए। अब 22 सितंबर दोस्तों पड़ता है इक्विनॉक्स, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं सितंबर इक्विनॉक्स। ये क्या होता है, देखो इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल डेज एंड नाइट, ठीक है। तो सितंबर इक्विनॉक्स एक ऐसी घटना होती है जहाँ पे दिन और रात जो होते हैं भाई आपके सेम टू सेम होते हैं, बराबर के होते हैं, ठीक है। ना आपके दिन लंबी होती है ना आपकी रातें लंबी होती हैं, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे जो है आपकी सी लाइट पड़ती हैं इक्वेटर के ऊपर, दैट्स वाई नदर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में अप्रोक्सीमेट सेम लाइट पड़ती है। लेकिन जब आपकी पृथ्वी आगे जाती है विंटर सॉलिस्टिस में 22 दिसंबर के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, आप देख सकते हो कि जो सदर्न पार्ट है वो हल्का सा बाहर निकला हुआ है, इसलिए सारी लाइटें, सारी तो नहीं कह सकता लेकिन बहुत ज़्यादा लाइटें सदर्न हेमिस्फीयर जाके पड़ेंगी। इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, आप गर्मी पड़ेगी, नदर्न हेमिस्फीयर दोस्तों ठंड रहेगी। लेकिन यहाँ पे 21 मार्च की बात करें, जैसे हम लोग कहते हैं दोस्तों आपका मार्च इक्विनॉक्स, फिर से क्या होगा, लाइट इक्वेटर पे पड़ेगी और दिन रात बराबर के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं जितना मैंने पढ़ाया, अगर मैं सबका कंक्लूजन करूँ तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि रोटेशन की वजह से ही दोस्तों डे एंड नाइट होता है। रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, आपका दिन और रात हो रहा है। और जो रिवोल्यूशन है दोस्तों, इसकी वजह से आपकी गर्मी ठंड पड़ती है, या फिर सीजन आती हैं, या फिर दोस्तों रात और दिन की जो लंबाई है वो छोटी और बड़ी होती है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग चलते हैं आगे। आप देखो यार, ये पूरा टॉपिक था, मैंने आपको अच्छी समझा दिया। आप क्या करिएगा, आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अच्छा, मैं ही पढ़ के सुना देता हूँ आपको और समझा देता हूँ, कोई नई लाइन मिलती है तो। ऑन 21 जून नदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड टुवर्ड द सन। तो मैंने आपको बता दिया 21 जून के लिए क्या होता है, जो दोस्तों सन होता है वह हल्का सा झुका होता है नदर्न हेमिस्फीयर के लिए। द रे ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब लाइट कहाँ पड़ती है, मैंने आपको बताया 21 जून के लिए लाइट सीधे पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ऐसा रिजल्ट देयर एरियाज रिसीव मोर हीट, तो वहाँ पे ज़्यादा लाइट पड़ती है, इसलिए वहाँ ज़्यादा गर्मी रहती है। चलो अगली लाइन देखते हैं क्या कहती है। वैसे तो मैंने आपको पूरा समझा ही दिया, लेकिन मैं आपको ऊपर फिर समझा देता हूँ। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द नदर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन। आपको पता है अगर सी सन पड़ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो लाइट नदर्न हेमिस्फीयर सीधी जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, इट इज समर इन द रीन, वहाँ गर्मी हो जाएगी, और जो आपका नीचे वाला दोस्तों गोलार्ध है उसमें ठंड पड़ेगी। द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एंड देयर प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। तो यहाँ पे क्या होगा, लार्जेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी, ठीक है। चलो आप देखते हैं हमारे पास क्या है। अब देखो हमारे पास ये है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर होगा वहाँ पे कंडीशन बिल्कुल उल्टी होंगी। अब ये मैंने किस रिस्पेक्ट में कहा है, तो मैंने इस रिस्पेक्ट में कहा है, ये आपका दोस्तों सन है। अब यहाँ पे सूर्य की लाइट पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे लाइट तो पड़ रही है लेकिन कुछ तिरछी लाइटें पड़ रही हैं, बहुत कम मात्रा में, लेकिन यहाँ डायरेक्ट लाइट पड़ रही है। तो यहाँ तो नदर्न हेमिस्फीयर तो दोस्तों क्या है, गर्मी है, लेकिन यहाँ क्या होगा, ठंड होगी, ठीक है। क्या होगी, आपकी कोल्ड होगी, ठीक है, ठंड होगी। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे चलेंगे। ये पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, कोई हिंदी भाषी मित्र कतई कोई टेंशन नहीं लेगा। देखो प्रॉपर हिंदी में है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, सूर्य किरणें सीधे कर्क रेखा पड़ती हैं, परिणाम स्वरूप उनके क्षेत्र में अधिक गर्मी प्राप्त होती है। उत्तरी गोलार्ध का एक बड़ा हिस्सा सूर्य से प्रकाश प्राप्त कर रहा है, ये भूमध्य रेखा के उत्तर में क्षेत्रों में गर्मी है। 21 जून को सबसे बड़ी और सबसे हाँ, ये गलत लिख गया यार, ये होगा दोस्तों 21 जून को सबसे बड़ी दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थितियाँ विपरीत होती हैं। अब देखो यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया। चलो अब देखो आगे की चीज़ समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है। 22 दिसंबर की बात की जाए तो 22 दिसंबर में क्या होता है कि अब सी लाइटें पड़ने लगती हैं आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, जिसकी वजह से होता है क्या है, सी लाइट पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, वहाँ पे दोस्तों लाइट फील होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे गर्मी रहती है। वहाँ पे क्या होता है कि शॉर्टर नाइट्स होती हैं, लॉन्गर नाइट्स होती हैं, शॉर्टर डेज हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि कंडीशन बिल्कुल। और वहाँ पे क्या होगा, देखो अगर 22 दिसंबर के लिए आप लाइट डालोगे दोस्तों, कहाँ पे, सीधे आप लाइट पुट करा रहे हो दोस्तों सदर्न हेमिस्फीयर पर, ठीक है। कहाँ डलवा रहे हो, सदर्न हेमिस्फीयर। तो लाइट जब सीधे पड़ रही तो वहाँ पे क्या होगा, देखो यार सदर्न हेमिस्फीयर पर दोस्तों दिन लंबा होगा लेकिन रातें जो है वो छोटी होंगी। लेकिन नदर्न हेमिस्फीयर बात करें तो कंडीशन बिल्कुल उल्टी होगी, हमारे यहाँ पे रातें लंबी होंगी और दिन छोटे होंगे, ठीक है। तो ये आपको समझाना चाह रहा था। इट देयर बी लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट एंड कंडीशन रिवर्स इन द नदर्न हेमिस्फीयर। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोलिस्टिस। इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टिस कहते हैं। चलो आपको बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको लेके चलूँगा, देखो आगे की तरफ देखते हैं हमारे पास आगे की तरफ के लिए क्या है। देखो ये कंक्लूजन, इसको मैंने आपको समझा दिया कि रोटेशन की वजह से दोस्तों दिन और रात होते हैं, रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स होती हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब देखो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है भूकंप। क्या नाम है इसका, भूकंप, यानी कि अर्थक्वेक, ठीक है। इसको अपन लोग कहते हैं अर्थक्वेक। अब देखो अर्थक्वेक क्या होता है यार, देखो जब हमारी पृथ्वी जो होती है वह अचानक से, पृथ्वी का कोई भी पार्ट जब अचानक से शेक करने लगता है, अचानक से हिलने लगता है, तब हम लोग उसे कहते हैं भूकंप। या मैंने आपसे क्या कहा, जब किसी भी लैंड के किसी भी हिस्से में अचानक से ट्रम्बलिंग होने लगती है, अचानक से एक वाइब्रेशन होने लगता है, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, आपका हम लोग बोल देते हैं उसे अर्थक्वेक।
अब यह अर्थक्वेक आता कैसे, अगर आपको उसे समझना है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बेसिक समझना पड़ेगा। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है ना, पहले के लोग ऐसे मानते थे कि हमारी जो पृथ्वी का इंटीरियर है वह पूरा का पूरा सॉलिड है। कैसा है? पूरा का पूरा सॉलिड है। लेकिन जब हमने इसकी साइंटिफिक स्टडी करी तो हमें पता लगा ना 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 ना, हम लोग कैसे हैं, गलत हैं। हमारे पृथ्वी, आप ये पृथ्वी देखो, मैं बहुत सिंपल डायग्राम ले रहा हूँ यार, अपने को कौन सा साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, तो अपने को यार समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं बहुत सिंपल डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। अपने जब पृथ्वी की यार स्टडी करी गई तो यहाँ पे पता लगा कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है ये तो आपका सॉलिड है। कैसा है? सॉलिड है। और इसी भाग को कह दिया गया आपका क्रस्ट। क्या कह दिया गया? आपका क्रस्ट। लेकिन जो आपका बीच वाला हिस्सा ये आपका सेमी सॉलिड यानी कि अर्ध ठोस है। क्या है? आपका सेमी सॉलिड, आपका अर्ध ठोस है। इसे हमने दोस्तों कह दिया मेंटल। क्या कह दिया? MENTL, मेंटल। ठीक है, क्या कह दिया हमने? इसको मेंटल कह दिया। आपको शायद कलर नहीं दिख रहा होगा, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ किसी अच्छे कलर से, इससे आपको पूरा दिख पाए। चलो, ये तो विजुअल है कलर, तो देखो ये भी यार सही नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, रेड ही ले लेता हूँ। है, कलर कॉम्बिनेशन बनाना बहुत बड़ी बात है मान लिए तो। अरे हो जाए रेज। चलो देखो, समझो, देखो पृथ्वी हो गई हमारी। अब पहले के लोग ऐसे मानते थे कि पृथ्वी जो हमारी अंदर है वह दोस्तों कैसी है? ठोस है। लेकिन जब इसकी अपन ने सिस्मिक वेव से स्टडी करी है, मैं आगे बताऊंगा सिस्मिक वेव किससे, सिस्मिक वेव क्या होती हैं। जब हमने इसकी साइंटिफिक स्टडी करी तब हमें पता लगा यार कि पृथ्वी होमोजीनियस नहीं है, यानी कि पूरी की पूरी अंदर तक ठोस नहीं है। तो फिर कैसी है? देखो, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह मिली वो हमें मिली दोस्तों सॉलिड। कैसी मिली? सॉलिड, जिसको अपन ने नाम दे दिया क्रस्ट, जिसपे आप और मैं रह रहे हैं आज के टाइम पे। जो बीच वाली सतह मिली ये आपकी मिली दोस्तों अर्ध सॉलिड। कैसे सॉलिड? अर्ध सॉलिड, यानी कि सेमी सॉलिड। और इसे हमने कह दिया मेंटल। क्या कह दिया हमने? से मेंटल। और जो तीसरी मिली वह आपकी मिली दोस्तों लिक्विड। कैसी मिली? लिक्विड। और इसे हमने कह दिया आपका कोर। तो अगर आप लोग पृथ्वी के अंदर घुसो तो सबसे पहली जो पृथ्वी की लेयर है वह कैसी है? सॉलिड है, जिसको अपन लोग बोल देते हैं क्रस्ट। दूसरी जो लेयर है वह कैसी है? सेमी सॉलिड है, जिसको हम लोग बोल देते हैं मेंटल। तीसरी है लिक्विड, जिसे हम बोलते हैं कोर। यानी कि मैं अगर पृथ्वी के अंदर घुसूंगा तो सबसे पहले मुझे सॉलिड मिलेगा, मैटर, नीचे सारी चीज़ें सॉलिड होंगी जैसे हमारे पृथ्वी पे है। अब मैं जब और नीचे घुसूंगा तब मुझे चीज़ें सेमी सॉलिड मिलेंगी। जब मैं और नीचे घुसूंगा तो मुझे चीज़ें लिक्विड मिलेंगी। ठीक है, अब देखो भूकंप कैसे आता है ये समझो। देखो, भूकंप को समझने के लिए आपको मैं प्लेटें भी समझा देता हूँ। प्लेट किससे कहते हैं, क्योंकि अगर आपको प्लेट नहीं पता होगा तो ये नहीं समझ पाओगे आप अर्थक्वेक क्या होता है। देखो, ये है हमारी दोस्तों क्रस्ट। क्या है? क्रस्ट। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि हमारी पृथ्वी के अंदर से और बाहर से कई सारे फोर्स लगते हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर। यहाँ पे अगर अर्थक्वेक को देखा जाए, अर्थक्वेक किस वजह से आता है, तो वो आता है मेनली अंदर से बल लगने की वजह से। ठीक है, अंदर से क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर कुछ फोर्स लगाए जाते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया। तो ये जब फोर्सेस या सिस्मिक वेव्स हो गई आपकी, तो ये जब पृथ्वी की सतह पे लगते हैं तो क्या होता है कि अर्थक्वेक आता है। अब आपको ये तो समझाना बड़ा आसान है, ठीक है, लेकिन पूरा एक्सप्लेन करता हूँ भाई, एक एक चीज़ समझ में आएगी। देखो, ये तो हमारी क्या हो गई आपकी, आप मान के चलो ये हो गई अपनी क्रस्ट। अब क्या होगा, आपको पता है कि हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत सारा लावा भरा पड़ा है। क्या है? बहुत सारा लावा भरा पड़ा है। तो ये हमने मान लिया वो लावा है जो भरा पड़ा है, यहाँ पे पूरा लावा है। अब आप लोग जानते हो जैसे जैसे मैं अंदर बढ़ूंगा वैसे वैसे लावा और गर्म मिलेगा मुझे। अगर मैं ऊपर की तरफ देखूं तो लावा हल्का ठंडा मिलेगा, लेकिन नीचे की तरफ लावा क्या मिलेगा मुझे? गर्म मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी का जो इंटीरियर है वो आज भी बहुत ज़्यादा गर्म है। और जैसे जैसे इंटीरियर से आप ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। आपको पता होगी नहीं ये बात, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर घुसते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, और जितने ज़्यादा अंदर घुसोगे टेम्परेचर उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसकी वजह से जो लावा वहाँ पर होगा वो ज़्यादा गर्म होगा। अब यहाँ पर यार ये मत कहना कि लावा जो अंदर होता है उसे मैग्मा कहते हैं, मुझे ही पता है, ठीक है, लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ तो मैग्मा लावा में तुम्हें नहीं कंफ्यूज करना चाहता। तो यहाँ पे क्या होगा, पृथ्वी के अंदर दोस्तों बहुत सारा लावा होगा। अब जो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा इंटीरियर की बात की जाए तो यहाँ पे लावा बहुत गर्म होगा। ठीक है, अब गर्म चीज़ आपको पता है क्या करती है? ऊपर उठती है। क्या करती है? ऊपर उठती है।
तो ये लावा क्या करेगा, आपका उठेगा ऊपर की तरफ के लिए। कहाँ उठेगा, ऊपर की तरफ के लिए, ठीक है। ये लावा आपका उठेगा, ये लावा कहाँ पे उठेगा, ऊपर की तरफ के लिए। अच्छा, इस गर्म लावा जो ऊपर की तरफ उठ रहा है, ऐसे कंपेरिजन बात की जाए तो ये जो पड़ोस वाला लावा ये ठंडा है, तो ये क्या करेगा, ये नीचे जाएगा इस गर्म वाले लावे की जगह लेने के लिए। ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा इस गर्म वाले लावे की जगह लेने के लिए। अब जो लावा आपका यहाँ पर ऊपर की तरफ आ गया है, ये फोर्स लाएगा अर्थ की क्रस्ट पे। किससे फोर्स लाएगा, अर्थ की क्रस्ट पे, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो अर्थ की क्रस्ट है दोस्तों बीच से टूट जाएगी। क्या होगी, अर्थ की क्रस्ट बीच से टूट जाएगी। अब देखो, जब ये क्रस्ट बीच से टूटेगी आपकी, ठीक है, ऐसे इस तरीके से लावा, ये इस तरीके से लावा क्या होगा, बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। बीच से तोड़ के क्रस्ट को लावा कहाँ निकल जाएगा, आपका बाहर निकल जाएगा। अब ये जो आपकी क्रस्ट टूट गई, ठीक है, इन्हीं टूटी हुई क्रस्टों को हम लोग कहते हैं आपका प्लेट। क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं आपका, हम लोगों ने प्लेट है, ठीक है। अब देखो, इतना सब कुछ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको ये नहीं बताया तो आप अर्थ को पूरे जीवन में कभी नहीं समझ पाओगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं तुम्हारे को सारी चीज़ें ही बताऊँ। तो मैंने अभी आपसे क्या बोला, मैं पूरा समराइज़ कर देता हूँ। ये क्या है, आपकी एक क्रस्ट है। अब ये कॉन्टिन्यूस थी, पूरी थी, लेकिन यहाँ पे क्या था, बहुत सारा लावा भरा हुआ था, बहुत सारा लावा भरा हुआ था, बहुत सारा लावा भरा हुआ था, बहुत सारा लावा था, बहुत सारा लावा था, बहुत सारा लावा। चलो मैं इसे भी ज्वाइन कर देता हूँ भी, बहुत सारा लावा था। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ कि ये लावा जो है गर्म था बहुत ज़्यादा, तो ये ऊपर उठना स्टार्ट किया, राइज होना स्टार्ट किया। अब ये जब राइज होना स्टार्ट करेगा तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आप लोग देख पाओ, जो ठंडा लावा ये इसकी जगह लेने के लिए नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये जो फ्लो हो रहा है लावा, कैसे हम बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट, हिंदी में कहते हैं संवहनीय धारा। अब यहाँ पे क्या होगा, लावा जो है वो पृथ्वी के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब जब फोर्स लगाएगा तो आप लोग पाओगे कि होगा क्या, यहाँ पे जो ये अर्थ है ना, ये बीच से ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। आपका जो अर्थ की क्रस्ट है बीच से ब्रेक हो जाएगी, और ये जो लावा है आपका, ये बाहर निकल के आपका फैल जाएगा, ठीक है। अब जो ये लावा जब आपका बाहर निकल के फैल जाएगा, तो लावा तो चलो, लावा तो माउंटेन बना लेगा कोई से भी, ठीक है, लेकिन जो आपकी ये अर्थ क्रस्ट ब्रेक हो गई, इसी को हम लोग कहते हैं प्लेट। और प्लेटें ये जो है ना, ये आज भी कंटिन्यू रोटेट कर रही हैं, ठीक है, आज भी लगातार क्या कर रही हैं, ये मोशन कर रही हैं। इसीलिए आपको ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे कि जहाँ पे यार नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल वहाँ पे पहले नहीं था, वहाँ पे पहले साउथ पोल था, ठीक है। तो आपने ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी। अब क्या हो गया कि ये फोर्स लगा, इसकी वजह से क्या हो गया, ये क्रस्ट दो पार्ट में डिवाइड हो गई, जिसे हमने बोलती है प्लेट। अब ये प्लेट क्या करती है ना, आपस में अगर ये मोशन कर रही हैं लगातार, तो ये प्लेटें आपस में टकराती हैं। क्या करती हैं, आपस में टकराती हैं, ठीक है। अब जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो देखो होता क्या है, ये रही प्लेट और ये रही प्लेट, ठीक है। अब आप लोग मान के चलिए, ये वाली जो प्लेट है वो क्या है, आपकी हल्की है, और ये वाली प्लेट कैसी है, आपकी भारी है, ठीक है। ये कैसी आपकी भारी है, वो कैसी हल्की है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो आपकी हल्की वाली प्लेट होती है दोस्तों, ये तो आ जाती है आपकी ऊपर की तरफ के लिए, ठीक है। और जो आपकी भारी वाली प्लेट होती है, ये क्या करती है आपकी दोस्तों, नीचे की तरफ के लिए दोस्तों चली जाती है, ठीक है। हल्की वाली प्लेट ऊपर आ जाती है, और जो भारी वाली प्लेट होती है भाई आपके नीचे कर जाती है दोस्तों, नीचे चली जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं सबडक्शन हो जाना। क्या बोलते हैं, सबडक्शन हो जाना। तो यहाँ पर आपने देखा, जैसे ही दो प्लेटें आपस में टकराई, ठीक है, तो होगा क्या कि एक बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, एक बहुत बड़े अमाउंट में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो होता क्या है, आगे का सीन देखिए यहाँ पे, ये क्या है, ये प्लेट है, ठीक है, ये हमारी अर्थ की क्रस्ट हो गई। यहाँ मान लीजिए, ये ऐसा कर लीजिए, ये आपकी दो प्लेट हैं, ये आपकी प्लेट क्या हुई, आपस में टकराई, ठीक है। अब जब ये टकराती हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। आपको पता है, अगर आप जाके दीवार से भी टकरा जाओ तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर दो लोग टकरा जाए तो आपने देखा कितनी ज़बरदस्त एनर्जी रिलीज होती है, कितनी ज़बरदस्त एक दूसरे को लोग गालियाँ देते हैं, ठीक है। वो गालियाँ इसलिए देते हैं कि बॉडी में एनर्जी रिलीज हो जाती है, समझ गए। आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, अगर एक एटम दूसरे एटम से टकरा जाए तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है। अपनी चीज़ पड़ी होगी। आप यार कुछ मत करो, अपनी ताली बजाओ बहुत तेज़ी से, एक ताली बजाओ बहुत तेज़ से, तो आपको पता लगेगा जब आपके दोनों हाथ आपस में टकराए तो कितनी तेज़ी की एक एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। आपके हाथ गर्म पड़ जाएंगे। अब वो हाथ क्यों गर्म पड़ेंगे, क्योंकि आपके हाथों में क्या हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये दो प्लेट टकराती हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होती है, और ये आपकी जो एनर्जी होती है दोस्तों, ये वेव की फॉर्म में पहुँचती है अर्थ तक। कहाँ तक पहुँचती है,
अर्थ तक। और जब ये वेव की फॉर्म में अर्थ तक पहुंचती है तो दोस्तों ये क्या करती है, यही जो वेव जब अर्थ पे जाके टकराती हैं तो इसी की वजह से अर्थ में कंपन आ जाता है। क्या आ जाता है, अर्थ में कंपन आ जाता है, वाइब्रेशन आ जाता है, जिसी को हम लोग कह देते हैं अर्थक्वेक। अब देखो वेव कैसे पहुंचती हैं, अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझना है, इसका एक बहुत बढ़िया शानदार डायग्राम देखना है तो आपको दोस्तों ये वाला डायग्राम जो है वो देखना पड़ेगा। ये रहा आपके सामने, आजा आजा आजा, ये रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पर क्रिएट हुआ अर्थक्वेक, ठीक है। और ये जो पूरा अर्थक्वेक था, प्लेट टकराई यहाँ पे, और जो पूरी प्लेट टकराई है जो दोस्तों, इसकी वजह से आप देख पा रहे होगे वेव जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में आपकी मूव कर गई। ये आप देख पा रहे होगे वेव क्या कर गई, आपकी अलग अलग डायरेक्शन में आपकी करेंगे दोस्तों मूव, ठीक है। अब आप देख रहे हो अलग अलग डायरेक्शन मूव, जैसे ये वाली हो गई, ये मूव कर रही है, ये मूव कर रही है, ये मूव कर रही है। अब ये दोस्तों कहाँ टकराएंगे, हमारी पृथ्वी से तो टकराएंगे। अब जब ये पृथ्वी से टकराएंगे दोस्तों, ये क्या करेंगे, पृथ्वी को शेक कर देंगे। ये जो वेव्स होती है ना, ये बहुत एनर्जी की होती है, बहुत एनर्जी की। तो इसी वजह से पृथ्वी क्या होती है, हिलने लगती है। पृथ्वी में क्या आता है, कंपन आ जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, इसी को हम लोग कह देते हैं अर्थक्वेक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अर्थक्वेक कैसे आता है। इसके लिए जितना दोस्तों आपको समझना जरूरी था मैंने आपको वो सब समझा दिया। तो यहाँ पे मैंने आपसे बात करी ली। अब देखो यहाँ पे यार एक बात आती है कि सर जी व्हाट इज़ द रीजन ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के आने के पीछे के रीजन क्या है। तो देखो यार, ये नेचुरल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अपन लोग इसे करें। दूसरा यार मैन मेड तो हो ही सकता है, आदमी तो हर जगह घुसा हुआ है, कुछ भी ले लो आदमी उसमें तुम्हें ज़रूर मिलेगा, तो मैन मेड भी हो सकता है। अगर यार नेचुरल की बात की जाए तो ये दोस्तों आपका प्लेट टेक्टोनिक की वजह से भी हो सकता है। मैंने आपको जो प्लेटों का टकराना समझाया अभी, वो एक थ्योरी है दोस्तों जिसे हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक। ये जो प्लेटें जिस तरीके टकराती हैं और जो एनर्जी रिलीज होती है वेव्स की फॉर्म में, ये सब बताई गई थी एक थ्योरी में, जिस थ्योरी का नाम था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, इस प्लेट टेक्टोनिक को भी हम लोग रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं इस भूकंप के लिए। दूसरा क्या है, हम लोग यहाँ पे और भी काफ़ी सारे बल लगाए जाते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर, जिससे हम कहते हैं दोस्तों वोल्केनिज्म, यानी कि ज्वालामुखी, ठीक है। जब हमारा जो लावा होता है जब बाहर निकलता है अंदर से, तब भी दोस्तों हमारी पृथ्वी के ऊपर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से पृथ्वी हिलने लगती है। तो यहाँ पे अगर नेचुरल फोर्सेस की बात की जाए तो ये दो मेजर फोर्सेस हैं। अगर नेचुरल फोर्स की बात की जाए तो ये दो क्या है, मेन फोर्सेस हैं, मेन फोर्सेस हैं। पहला हो गया दोस्तों आपका अर्थक्वेक, कौन सा, सॉरी, पहला हो गया आपका प्लेट टेक्टोनिक, और यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक, और जो आपका दूसरा हो गया यार, ये हो गया आपका वोल्केनिज्म, जो मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो पृथ्वी के अंदर से फोर्स लगाती हैं क्रस्ट पे, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रस्ट बीच से ब्रेक हो जाती है, ठीक है। क्रस्ट क्या होती है, बीच से टूट जाती है, या फिर क्रस्ट के अंदर एक कंपन पैदा हो जाता है, जिससे अपन लोग बोल देते हैं अर्थक्वेक, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास दो रीजन आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला क्या है दोस्तों, नेचुरल है, नेचुरल मैंने आपको समझाई दिया। दूसरा है मेरे प्यारे भाइयों आपका मैन मेड। अच्छा, नेचुरल में यार वोल्केनिज्म वाला और समझ लो कि वोल्केनिज्म से किस तरीके से भूकंप आता है, ठीक है। देखो वोल्केनिज्म में यार क्या होता है, ये हमारी अर्थ है, देखो वही चीज़ें हैं सारी, ये हमारी अर्थ क्रस्ट है। अब क्या हुआ कि पृथ्वी के अंदर दोस्तों बहुत सारा लावा भरा पड़ा है, आपको पता होगा। तो ये जो लावा है ये क्या करेगा, गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो ये राइस करेगा ऊपर की तरफ के लिए। कहाँ राइस करेगा, ये आपका ऊपर की तरफ के लिए, और ये ऊपर की तरफ के लिए राइस करेगा तो इसकी जगह लेने के लिए ठंडा लावा है ऊपर से, वो आएगा नीचे। ठंडा लावा कहाँ आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, और ये जो गर्म लावा है ये इसको क्या करेगा, इनको तोड़ देगा बीच से, ठीक है, निकलने के लिए खुद को तोड़ेगा। और जब तोड़ेगा तो हमारे को एक बहुत ज़्यादा झटका महसूस होगा, ऐसा झटका महसूस होगा जो बहुत ज़्यादा रिश्टर स्केल का होगा, बहुत ज़्यादा मर्सिली पे। जब से हम लोग, अभी ये रिश्टर स्केल क्या होता है, मर्सिली स्केल क्या होता है, समझाऊंगा आगे, ठीक है। ये स्केल होती है जिससे हम नापते हैं यार कि भूकंप कितनी इंटेंसिटी का, कितना तीव्र भूकंप है, कितना विनाशकारी भूकंप है, ये नापते हैं। अब बात किया देखो मैन मेड रीजन की, तो मैन मेड रीजन भी यार कम नहीं है, ठीक है। पहले अगर मैन मेड रीजन की बात की जाए तो वो है आपका माइनिंग। हम लोग क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं पृथ्वी के अंदर। तो माइनिंग करते हैं, इसकी वजह से भी होता है भूकंप, क्योंकि देखो अगर आप माइनिंग करोगे ना दोस्तों तो पृथ्वी पे दबाव पड़ेगा, ठीक है। अगर आप खनन करोगे तो पृथ्वी पड़ेगा दबाव, और जब पृथ्वी पे दबाव पड़ता है तभी मैंने आपको बताया भूकंप आता है, यानी कि जब फोर्स पड़ता है पृथ्वी के ऊपर तभी भूकंप आता है। दूसरा क्या है दोस्तों, पॉपुलेशन। देख रहे हो, पॉपुलेशन समझते ही हो आप लोग, माइनिंग मतलब आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग जब पृथ्वी के अंदर से दोस्तों
कोई चीज़ बाहर निकालते हैं उसे माइनिंग कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, फिलहाल से माइनिंग कहते हैं। दूसरा है पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि जनसंख्या। अब देखो यार, अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर रीजन में जनसंख्या बहुत ज़्यादा कर देंगे तब भी क्या होगा यार, देखो धरती के ऊपर दबाव पड़ेगा, धरती के ऊपर जब दबाव पड़ेगा तब दोस्तों भूकंप आएगा, ठीक है। तीसरा है दोस्तों वाटर, अब पानी का एक्सप्लॉइटेशन। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ग्राउंड वाटर पानी का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, ठीक है। पता लगे कोई अपनी भैंसियाँ नहला रहा है, कोई अपनी गाड़ियाँ नहला रहा है, समझ रहे हो। कोई कोई तो इतने महान होते हैं, मैंने देखा है भैया, वो पानी के वो जो मिट्टी होती है ना उसको वो उड़े ना, इसके लिए वो दोस्तों क्या लगा देते हैं, छिड़काव लगाते हैं पानी का। मेरे को समझ नहीं आता यार आज तक कि पानी क्या फेविकोल है जो मिट्टी को चिपका देगा, ठीक है। बस 10-15 मिनट तक धूल नहीं उड़ेगी यार, धूल फिर से उड़ेगी, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो यहाँ पे वाटर, अंडरग्राउंड वाटर का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, इसके वजह से भी अर्थक्वेक आता है। चौथा है दोस्तों आपको फॉसल फ्यूल्स, ठीक है। तो अगर हम लोग फॉसल फ्यूल देखें, जीवाश्म देखें, तब भी इनकी वजह से भी ये दिक्कत होती है। तो यहाँ पे ये जितने सारे रीजन है ना, ये नेचुरल रीजन्स हैं जिनकी वजह से अर्थक्वेक आपका आता है। अब बात किया सर जी अर्थक्वेक यार नापते कैसे हैं, नापने का क्या चक्कर है। एक बात और याद रखना, अर्थक्वेक की जो स्टडी होती है अपन लोग उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं, और जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग अर्थक्वेक को नापते हैं, जैसे कि आप लोग पानी, अगर आप लोग किसी चीज़ को मेयर करना हो, लाइक आपको बॉटल पता करनी हो कि पानी की कितने इसका मेजरमेंट है, क्या मेजरमेंट है, तो आप इसे किस में करते हो, उसे आप लीटर में करते हो, आप लोग चेक करते हो 2.5 लीटर की कितने लीटर की है। तो इसी बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम लोगों को जब पता करना होता है कि भूकंप की कितना दोस्तों ड्रास्टिक है, भूकंप का कितना ज़्यादा तबाही हुआ है, तो हम लोग इसके लिए एक मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम नापते हैं बाकायदा कि दोस्तों कितना तीव्रता का भूकंप आया है। तो यहाँ पे जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग नापते हैं, यानी कि जिस उपकरण से हम नापते हैं उसे हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफ। अब ये सिस्मोग्राफ होता है, इसकी दो स्केल होती हैं, एक स्केल को रिश्टर स्केल, दूसरे स्केल को मर्सिली स्केल कहते हैं। रिश्टर स्केल जो होता है उसका काम होता है मैग्नीट्यूड नापना, मर्सिली स्केल का काम होता है दोस्तों इंटेंसिटी नापना, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। अब सर जी हमने तो पढ़ाई नहीं कभी फिजिक्स, हम तो बायो के, हम तो सर जी छात्र हैं 8 साइड के, मैं बताऊँ मैग्नीट्यूड किससे कहते हैं। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि मेरे प्रिय भाई, जो अर्थ के अंदर से, जो आपका, आप समझ के चलिए कि अर्थ के अंदर से जो आपकी वेव्स आई हैं वो कितनी एनर्जी की वेव आई हैं, ठीक है, कितनी हाई एनर्जी की वेव है, इसे हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड, अगर दोस्तों आपका रिश्टर स्केल जो है वह ज़्यादा दिखा रहा है अर्थक्वेक के लिए, 6 दिखा रहा है, 7 दिखा रहा है, 8 दिखा रहा है, तो इसका मतलब है जो वेव अंदर से आई है ना वो दोस्तों बहुत एनर्जी की थी वो। दूसरा होता है मर्सिली स्केल, इनसे हम लोग तीव्रता नापते हैं भूकंप की, यानी कि हम ये नाप कोशिश करते हैं कि कितना नुकसान हुआ, कितनी तबाही हुई, ठीक है। चलो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आप देखो यहाँ पे यार कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, इनको आपको जानना पड़ेगा। ये 3 टर्म है, फॉल्ट तो मैं आपको आगे समझाऊंगा, यहाँ भी हम लोग फॉल्ट के बारे में नहीं बात करेंगे। ये 3 टर्म है जो आपको जानना जरूरी है बेटा, फोकस, एपिसेंटर, सिस्मिक वेव। देखो फोकस क्या होता है, वह पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट हो उसे हम कहते हैं फोकस। इसी के परपेंडिकुलर एक पॉइंट होता है, आप लोग देख पा रहे होगे, इसी के परपेंडिकुलर एक पॉइंट होगा, बिल्कुल ये फोकस है आपका, और इसी के परपेंडिकुलर में हमने एक पॉइंट दोस्तों डाला हुआ है जहाँ पे आपका जो अर्थक्वेक है वो सबसे पहले पहुँचता है, इसी को हम कहते हैं एपिसेंटर। इसलिए आपने कहीं पे सुना भी होगा कि भूकंप जहाँ पर भी आता है सबसे ज़्यादा नुकसान एपिसेंटर पे ही होता है, क्योंकि होता क्या है कि भूकंप आपका यहाँ से क्रिएट हुआ, इसके सीधे सीधे क्या है, इसके बिल्कुल सीध में आप देखोगे जो जगह है वहाँ पे जो अर्थक्वेक की जो वेव्स होती हैं बस सबसे पहले पहुँच जाती हैं, क्योंकि उन्हें ट्रैवल करने में बहुत कम समय लगता है। अब यहाँ पे देख रहे हो कितना टाइम लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप सीधे पहुँच जा रहे हो। इसकी वजह से यहाँ पे दोस्तों जो नुकसान होगा वह बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है फोकस परपेंडिकुलर एक पॉइंट होता है, जो कि फोकस क्या है, फोकस के परपेंडिकुलर एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग एपिसेंटर कहते हैं। सिस्मिक वेव क्या होती है दोस्तों, ये वो वेव होती हैं जिनका मैं अभी तक नाम ले रहा था। सिस्मिक वेव्स या फिर अर्थक्वेक वेव, ये वो वेव्स होती हैं जो अर्थक्वेक के पीछे रिस्पॉन्सिबल होती हैं। क्या होती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक के पीछे क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है। चलो अब हम लोग आगे पीपीटी की तरीके से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हो कि एपिसेंटर क्या है, एक ऐसा पॉइंट है, एपिसेंटर क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि आपका एपिसेंटर नहीं, पहले यार फोकस समझो, यार एपिसेंटर पहले लगा दिया, गलती हो गई, पहले आप फोकस समझो। हाँ, तो फोकस क्या है, देखो एक वह पॉइंट होता है जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, जहाँ पे अर्थक्वेक आता है सबसे पहले, ठीक है, और सबसे पहले नहीं, लेकिन जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होगा, जहाँ पे पैदा होगा उसे कहेंगे फोकस, लेकिन
जहाँ पे अर्थक्वेक सबसे पहले आएगा उसे हम बोलेंगे एपिसेंटर। क्या बोलेंगे? एपिसेंटर। और ये जो आपका फोकस है ना, ये यहाँ पर है, तो आपका एपिसेंटर बिल्कुल इसके 90 डिग्री के एंगल से होता है, तो इसीलिए हम लोग इसे कह देते हैं ये इसके वर्टिकली परपेंडिकुलर होता है। तो आपको यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी कि एपिसेंटर किससे कहते हैं। अब आइसोसेमल लाइन, तो कोई आइसोसेमल लाइन को भी समझ लो। जैसे कि आप मान लो आज भूकंप आया दिल्ली के अंदर, सही है, और ये आपका आया, आप लगा के चलो मेरे साथ में 2.5 रिश्टर स्केल का, ठीक है, 2.5 रिश्टर स्केल का आया दिल्ली के अंदर। अब इसी बिल्कुल सेम टू सेम इंटेंसिटी का जो भूकंप है ये आया दोस्तों मुंबई में। सेम टू सेम इंटेंसिटी का जो भूकंप है ये आपका आया दोस्तों रांची में, ठीक है। तो अगर हम लोग एक लाइन से इन सेम इंटेंसिटी वाले भूकंप को मिला दें तो इसे हम कहते हैं आइसोसेमल लाइन, ठीक है। अभी आपका हिंदी में भी है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे हिंदी में सबका सब मिल जाएगा। एपिसेंटर क्या है? यह पृथ्वी की सतह पर एक, पहले यार फोकस समझो, फोकस क्या है। देखो दोस्तों यहाँ गड़बड़ होगी, पहले कायदे में फोकस ऊपर होना चाहिए था, एपिसेंटर नीचे होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बैठा तो हूँ। पृथ्वी के अंतर भूकंप की उत्पत्ति का स्थान फोकस या हाइपो, अच्छा एक बात और याद रखेंगे आप लोग, जो ये फोकस है ना, इसको हम लोग एक नाम और भी देते हैं, वो होता है हाइपोसेंटर। क्या होते हैं हम उसे? हाइपोसेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो समद्विबाहु रेखा, ये वे रेखाएं जो समान भूकंपीय तीव्रता का अनुभव करने वाली जगह को जोड़ती हैं, ठीक है। तो समद्विबाहु रेखाएं क्या होती हैं? वो रेखाएं होती हैं जहाँ जहाँ पे समान भूकंप आया होता है उनको जो जोड़ देती हैं आपस में, उन्हें कहते हैं समद्विबाहु रेखा। अब एपिसेंटर क्या होता है? ये पृथ्वी की सतह पर फोकस के ऊपर लंबवत बिंदु होता है, बिल्कुल सही बात है, लंबवत होता है फोकस के, जहाँ तरंगें पहले पहुँचती हैं, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अब सीधी सी बात है, जहाँ भी आप सबसे पहले पहुँचेंगी वो अधिक एनर्जी की होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये विनाश ज़्यादा करेंगी। अब देखो हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आप इतनी देर से जो अर्थक्वेक वेव बोल रहे हो ये कितने तरीके की होती है? अर्थक्वेक वेव क्या होती है हम समझ गए। अर्थक्वेक वेव वो वेव होती है जिनकी वजह से अर्थक्वेक आता है, अच्छी बात है, लेकिन ये होती कितने तरीके की? तो 3 तरीके की होती हैं। पहले को तो हम कहते हैं प्राइमरी वेव, और ये कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। दूसरे को कहते हैं दोस्तों हम लोग सेकेंडरी वेव, ये कैसी होती है? ट्रांसफर वेव होती हैं। तीसरे को कहते हैं अपन लोग सरफेस वेव, ठीक है, ये लॉन्ग पीरियड वेव होती हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इनको, ठीक है, थोड़ा सा हम क्या कहते हैं समझ लेते हैं। देखो प्राइमरी वेव्स को हम लोग सिर्फ पी वेव भी कह देते हैं कभी कभी शॉर्ट में, और ये आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। आपने जब छोटे क्लास में साइंस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम लोग किससे कहते हैं। आप लोग जब भी पढ़ाएंगे अर्चना मैम तो वहाँ भी आपको साइंस में बताएंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। आप देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव की एक खास बात होती है दोस्तों, और वो ये होती है कि ये सबसे ज़्यादा तेज दौड़ती हैं, सबसे ज़्यादा फास्ट दौड़ने वाली जो वेव होती है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी कि प्राइमरी वेव्स होती है। तो प्राइमरी वेव क्या होती हैं? सबसे तेज़ी से फास्टेस्ट दौड़ती हैं, ठीक है। इनकी स्पीड जो होती है तीनों वेव में सबसे ज़्यादा होती है, और जब रिश्टर स्केल जब हम लोग नापते हैं इनके लिए सिस्मोग्राफ पे, तो सबसे पहले यही वेव रिपोर्ट की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को जो वेव मिलती हैं दोस्तों इंस्ट्रूमेंट पे, सिस्मोग्राफ पे, वो यही वेव देखने के लिए मिलती है जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है। अब इनके बारे में खास बात है, ये तीनों सॉलिड से चल सकती हैं, सॉलिड में भी चल सकती हैं, लिक्विड में भी चल सकती हैं, और गैस में भी चल सकती हैं, ठीक है। ये जो वेव है हमारे को ये तीनों मीडियम में मिलती है, सॉलिड में मिलेंगी, लिक्विड में मिलेंगी, और गैस में मिलेंगी। सेकेंडरी वेव की बात की जाए तो ये ट्रांसफर वेव होती हैं, और ये दोस्तों हमारे को बिल्कुल पी वेव के बाद में मिलती है, यानी कि इनकी जो स्पीड होती है वह पी वेव से थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो पी वेव है वो सिर्फ और सिर्फ रन करता है सॉलिड के अंदर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ दौड़ता है? सिर्फ सॉलिड के अंदर। ये ना लिक्विड के अंदर ये ट्रैवल करती है, ना आपका गैस के अंदर ट्रैवल करती है, ठीक है। ये आपकी सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल करती हैं दोस्तों, आपको जानने को मिलेगा सॉलिड के अंदर। फिर होता है आपका सरफेस वेव। सरफेस वेव जो होती हैं भाई आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल करती हैं सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब देखो ये जो वेव थी ना, इनकी जब स्टडी करेगी तो यहाँ से एक बहुत ही क्रांतिकारी बात हमें पता लगी, बहुत ही क्रांतिकारी बात, ठीक है। ये जो क्रांतिकारी बात थी वो ये थी कि पृथ्वी का जो इंटीरियर है वो एक जैसा नहीं है। क्या है? एक जैसा नहीं है। पृथ्वी के इंटीरियर में क्या है दोस्तों, कुछ चेंजेस है, यानी कि होमोजीनियस नहीं है। अभी तक तो हम क्या लगा रहे थे कि पृथ्वी का इंटीरियर एक ही जैसा है, पूरा का पूरा पृथ्वी का इंटीरियर कैसा है? एक जैसा है। लेकिन जब हमने वेव भेजी, ठीक है, जब हमने वेव को रीड किया तो पता लगा यार कि कुछ वेव तो आ पा रही हैं, ठीक है, कुछ वेव तो आ पा रही है लेकिन कुछ वेव नहीं आ पा रही हैं। तो इसके ये पता लगा कि देखो यार, अब पी वेव है वो ऐसी वेव है सॉलिड लिक्विड गैस दोनों में चल लेती है, ठीक है, लिक्विड में भी आपकी चलेगी, लेकिन आपकी क्या है, आपकी जो सेकेंडरी वेव है वह आपके लिक्विड में नहीं चल पाएगी। तो यहाँ पे आप मान के चलिए, आपको मैंने बताया पीछे यहाँ पे कोर है, तो यहाँ पे अपन को सिर्फ प्राइमरी वेव ही मिली है, ठीक है, सेकेंडरी वेव नहीं मिली। अब इसका मतलब क्या होता है? आप लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, आप लोग अभी ऐसा मान के चलो ये कुछ है, आप ऐसा ही मत मानो, कुछ मानो ही मत, यहाँ कुछ है। आप लोग सिंपल ऐसा समझ लो
आपको मैं जैसे सिंपल बता रहा हूँ, आप बेस्ट समझ लो। देखो हमने क्या देखा, इन वेव्सों को रिपोर्ट किया, ठीक है। तो हमें पता लगा कि हमारे को जो सॉलिड है, ठीक है, हमारा जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है जो कि सॉलिड है, वहाँ पे हमारे को कौन कौन सी वहाँ पे हमारे को कौन कौन सी वेव मिल रही है, पी वेव भी मिल रही है, सेकेंडरी वेव भी मिल रही है, ठीक है। और पृथ्वी के सरफेस पे अपने के लिए सरफेस वेव भी मिल रही है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो प्राइमरी वेव भी मिल रही है, सेकेंडरी वेव भी मिल रही है। अब हमने एक जनरल करेक्टरिस्टिक देखा इन दोनों वेव का क्या है, तो हमें पता लगा ये दोनों वेव सॉलिड में दौड़ सकती हैं। तो हमने कहा ठीक है चलो, फिर हमने इस वेव को और आगे जाके स्टडी किया, तो हमें पता लगा कि यार यहाँ पर तो सिर्फ प्राइमरी वेव ही है, सेकेंडरी वेव तो यहाँ आ ही नहीं पा रही है। तो हमने इसके बारे में, सेकेंडरी वेव के बारे में स्टडी करी, तो हमें पता लगा कि यार जो सेकेंडरी वेव होती है आपकी सॉलिड में ही चल पाती हैं, लिक्विड में नहीं चल पाती, ना लिक्विड में नहीं चल पाती, ना आपकी गैस में चल पाती हैं। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन लगाया कि जो नीचे वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा तो सॉलिड है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा सॉलिड नहीं हो सकता, ये आपका या तो सेमी सॉलिड है या फिर आपका लिक्विड है। तो यहाँ पे ऐसा कंक्लूड किया गया कि ये पार्ट कैसा है, आपका सेमी सॉलिड है। सीधी बात है ना। प्राइमरी वेव तो दोस्तों पहुंच गई यहाँ पे, लेकिन सेकेंडरी वेव नहीं पहुंची। अब इन दोनों के अंदर एक कॉमन बात थी कि दोनों सॉलिड में चल लेती थी, और इन दोनों के बारे में कोई कॉमन बात नहीं थी। तो इससे हमने ये कंक्लूड कर लिया कि अच्छा चलो सही है, अगर ये लोग चल सकती थी सॉलिड में, तो यहाँ पे क्या होना, अच्छा यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि इसको आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आ पाई। अगर ये पृथ्वी पूरी ही सॉलिड है ना, तो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव हमें दोनों मिलनी चाहिए थी पृथ्वी के अंदर, लेकिन यहाँ दोनों कहाँ मिली, हमें तो सिर्फ प्राइमरी वेव मिली। हमने प्राइमरी वेव के लक्षणों में देखा तो हमें पता लगा अच्छा ये लिक्विड में चल लेती है, गैस में चल लेती है। तो हमें पता लगा कि यार जो नीचे वाला भाग भैया सॉलिड तो नहीं है, अगर सॉलिड होता तो यहाँ पे सेकेंडरी वेव मिलती, लेकिन यहाँ सेकेंडरी वेव नहीं मिल रही है। ये इस बात का दोस्तों प्रूव है कि ये पार्ट सॉलिड नहीं है। तो ये पार्ट कैसा, सेमी सॉलिड है। फिर हमने नीचे की तरफ जाके देखा तो हमें पता लगा कि यार यहाँ पे क्या, यहाँ पर फिर से प्राइमरी वेव मिल रही है, यहाँ सेकेंडरी वेव फिर नहीं मिल रही है। तो हमने यहाँ पर कंक्लूड ये किया कि अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पर भी यही दिक्कत हो रही है, और वो ये हो रही है कि यहाँ पे ये पार्ट भी सॉलिड नहीं है। तो ये पार्ट हमने कैसा कंक्लूड किया, ये पार्ट आपका लिक्विड है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप अगर इतना ज़्यादा दिमाग न लगाना चाहो तो आप ऐसे भी समझ लो उसे। ये हमारी पूरी क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी के जैसे जैसे अंदर हम जा रहे हैं वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, आपकी अगर कोई चीज़ सॉलिड है, अगर उस पर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेमी सॉलिड में। फिर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पृथ्वी के अंदर भी तो यही हो रहा है कि टेम्परेचर जब नीचे जा रहा है तो अब बढ़ रहा है, तो उससे सॉलिड वाली चीज़ किस में कन्वर्ट हो जा रही है, सेमी सॉलिड में। और सेमी सॉलिड वाली चीज़ किस में कन्वर्ट हो जा रही है, आपकी लिक्विड में, ठीक है। तो बस आज जो है हमारे पास दोस्तों इतना ही है आपको पढ़ाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया पूरी, इसके पीछे मैंने आपको रामायण बता दी पूरी। चलो दोस्तों धन्यवाद, इस लेक्चर को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।